में वोकल कॉर्ड मेल में क्यों थिकर रहते हैं, फीमेल में क्यों थिनर रहते हैं। थिकर रहने की वजह से थिकर या जाड़ी या लंबी वोकल कॉर्ड रहने की वजह से साइकिल मतलब जितना पर सेकंड उसको वाइब्रेट करना चाहिए, ठीक है, उतना वाइब्रेट नहीं करेगा। जैसे मानकर चलो रात को आप गेम खेल रहे हो और पापा को आया गुस्सा, तो अगर पापा का हाथ जाड़ा रहेगा और धीरे से पड़ा ना, तो वाइब्रेशन ऑफ द स्लैप जो आपके चिक्स पर पड़ेगा वो दूसरे घरों तक कम जाएगा। अगर पापा धीरे वाइब्रेट होते हैं, पापा का हाथ आपके गाल पर धीरे से वाइब्रेट होता है, ठीक है, और वही तेज इंटेंसिटी से पड़ा तो वाइब्रेशन पर सेकंड वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, जिसके कारण दूर दूर तक आवाज पहुंचेगी। तो मेल और फीमेल के वॉइस में यही डिफरेंस रहता है। जो पर सेकंड जितना वाइब्रेशन होना चाहिए, मेल में पर सेकंड उतना वाइब्रेशन नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ हैविंग थिकर वोकल कॉर्ड। और फीमेल्स में पर सेकंड ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग थिनर एंड शॉर्टर, राइट, क्या, वोकल कॉर्ड। अब इस बात को अच्छे से समझो। तो ये आपका यहाँ पर एक बोन रहती है, उस बोन का नाम है हायोइड बोन, ठीक है, HYOID, हायोइड बोन। और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेटिंग, ठीक है, सिर्फ समझो इसको, लिखो मत। आर्टिकुलेटिंग का मतलब जॉइंट, ठीक है, जॉइंट। बॉडी में जॉइंट का मतलब आर्टिकुलेटिंग होता है, आर्टिकुलेशन, ठीक है। तो मेरे अगर दो बोन्स कोई भी साथ में जुड़े हुए हैं, सपोज करो ये मेरी फिंगर्स है, तो ये ऊपर इसमें कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट्स आर प्रेजेंट। द ईच डिजिट मेक्स ए जॉइंट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट बना के, ठीक है। या इसका सेकंड स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, 2 बोन्स आर आर्टिकुलेटिंग विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है। जैसे ये यहाँ की बोन्स, अपर आर्म और लोअर आर्म की बोन्स एक दूसरे से क्या है, आर्टिकुलेट कर रही है, जॉइंट बना रही है, ठीक है। अब देखो, हायोइड बोन is the only bone of your body which do not articulate with any other bone. ये है आपकी हायोइड बोन, राइट, दिस इज योर हायोइड बोन। ये वाली हायोइड बोन इज द ओनली बोन which do not articulate with any other bone। ये किसी दूसरे बोन के साथ कभी भी जॉइंट नहीं बनाती। आप खुद ही इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपना हाथ का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ या फ्लेक्शन कर रहा हूँ, राइट, इट इज क्लियरली ऑब्जर्वेबल दैट दिस अपर लोअर आर्म हैज बीन जॉइंटेड और इज आर्टिकुलेटेड विद दिस लोअर आर्म। मतलब अपर आर्म लोअर आर्म के साथ आर्टिकुलेशन करके जॉइंट बना के क्लियरली दिखता है, हम विजिबल है। आप अगर आपकी इस जिसको हम एडम एप्पल बोलते हैं, इसको आप जब भी सॉल्व करते हो तो नीचे आता है कि नहीं आता है, ट्राई करके देखो, ये नीचे आ रहा है, मतलब ये किसी ना किसी पार्ट से कार्टिलेज से जॉइंट है, बट किसी बोनी पार्ट से जॉइंट नहीं होता है आगे पीछे तरफ, समझ गए। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ, हाइड बोन जो है किसी दूसरे जॉइंट बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं करता है। तो ये है जो एक्सटेंड करेगा बाहर की, यही है एडम्स एप्पल, इसलिए कंफ्यूजन पूरा दूर करते हैं, ठीक है। देखो आज अच्छे से, तो हमने कल पढ़ लिया कि एडम्स एप्पल एडम्स जी ने डिस्कवर किया था, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के लैरिंक्स में क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड थिकर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से देखो, अब सपोज दैट दिस इज द रीजन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना है समझाने के लिए, बट इतना रहता नहीं है। सपोज दैट दिस इज द अपर एरिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर लैरिंक्स रहेगा, वॉइस बॉक्स रहेगा। अब नीचे तरफ आपने सुना होगा एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, जो इस चैप्टर में नहीं है बट जनरल में समझ लो। ओके, हियर इज माय स्टिक। हाँ, तो ये था लैरिंक्स। लैरिंक्स के जस्ट नीचे यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के एकदम टॉप पर लैरिंक्स था। लैरिंक्स के जस्ट नीचे एक बटरफ्लाई, तितली जैसा, कुछ तितली ऐसी दिखती है, ऐसे शेप्ड का एक ग्लैंड है जिसको क्या कहोगे आप, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इज जस्ट लोकेटेड बिलो द लैरिंक्स,
तो आपका जो ट्रैकिया के सबसे टॉप में जो लैरिंग्स है, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया। तो इस पूरे ट्रैकिया के ट्यूब में सबसे टॉप पर क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, जिसको मैं कहता हूं थायराइड ग्लैंड। अब सामने से आपको ये कुछ ऐसे तितली जैसा बैठा हुआ दिखेगा, बट असलियत में बता रहा हूँ ये कैसा है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब तितली के दोनों पंख को आप इसको पीछे कर्ल कर दो, इसको पीछे साइड ले जाओ, तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, और पीछे से देखो तो ये ऐसा विजिबल होगा। समझ रहे हो? तो एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। किसके नीचे है? लैरिंग्स के वॉइस बॉक्स के नीचे है। थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये चैप्टर में है ही नहीं वो, ठीक है। जो है उसको पढ़ते हैं। तो हायोइड बोन, ये बोन कौन सी? हायोइड बोन। हायोइड बोन इज लोकेटेड अबोव द लैरिंग्स, मतलब यहाँ पर वो बोन है, ठीक है। और इसके बीच में हायोइड बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो कार्टिलेज रहता है उसको कहते हैं थायराइड थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो, तो थायराइड ग्लैंड ये नीचे है यहाँ पर, उसके ऊपर लैरिंग्स नाम का वॉइस का डब्बा है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे बाहर आप बाहर से अंदर जाओ तो सबसे बाहर आपको क्या दिखेगा? हायोइड बोन। सबसे बाहर क्या दिखेगा? हायोइड बोन। यहाँ लिख देता हूँ स्पेलिंग और एक बार, HYOID। सबसे बाहर हायोइड बोन, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर है। अब बोनी स्ट्रक्चर तो बाहर निकल नहीं सकता, तो एक बात क्लियर कर लो, मेल और फीमेल में हायोइड बोन एक जैसी रहती है, ठीक है। बट कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से मेल में एडम चप्पल नहीं दिखता है, सॉरी फीमेल में एडम चप्पल नहीं दिखता है और मेल्स में दिखता है। तो होता ये है कि बाहर है हायोइड बोन इस तरीके से, ठीक है, इसको निकालता हूं बाहर। उसके अंदर है कार्टिलेज, कौन सा? थायराइड कार्टिलेज। पूरा बेसिकली पूरे थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे कार्टिलेज है जो थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, बट एक ही कार्टिलेज आप याद रखो। तो हायोइड बोन के अंदर कौन सा कार्टिलेज है? थायराइड कार्टिलेज। अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि थायराइड कार्टिलेज थायराइड ग्लैंड पे रहना चाहिए और थायराइड ग्लैंड तो नीचे है, तो थायराइड कार्टिलेज लैरिंग्स की जगह पर क्या कर रहा है? सो आई नीड टू क्लियर, देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट। उसके नेम आपको जरूरी नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लीव इट द टॉपिक। तो थायराइड ग्लैंड के साथ ही कुछ कार्टिलेज ऊपर तक डिसेंड होते हैं, मतलब ये थायराइड ग्लैंड है, यहीं से कार्टिलेज ऊपर तरफ भी आ रहे हैं ताकि थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट कर सके, तो वो लैरिंग्स में भी विजिबल हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो बाहर की तरफ सबसे ऊपर बोनी स्ट्रक्चर लगा दो, लगा दिया सर। उस बोनी स्ट्रक्चर को हटाओ तो आपको क्या मिलेगा? थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। नाउ अच्छे से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से। कैसा दिख रहा है आपको? एप्पल जैसा, ठीक है। अच्छे से देखना, लैरिंग्स का जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, उस लैरिंग्स नाम के वॉइस बॉक्स के ऊपर जो थायराइड कार्टिलेज रहता है वो एप्पल शेप है। लैरिंग्स एप्पल शेप नहीं है। कल वहां मेरे लिए बताना समझाना डिफिकल्ट था, इसलिए यहाँ अच्छे से समझा रहा हूँ। तो थायराइड कार्टिलेज एडम जी को एप्पल जैसा स्ट्रक्चर दिखा, और इसके ऊपर क्या है? हायोइड बोन। तो अगर प्रेफरेंस के हिसाब से देखे अंदर से बाहर, तो सबसे अंदर क्या होगा सर? सबसे अंदर ट्रैकिया के ट्यूब के सबसे ऊपर लैरिंग्स होगा। चलो ऊपर से नीचे जाते हैं, सबसे टॉप पर होगा लैरिंग्स। लैरिंग्स की बाहर तरफ उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा कार्टिलेज रहता है? थायराइड कार्टिलेज। तो मैं लिख देता हूँ TC, TC रहता है थायराइड कार्टिलेज। कैसा दिखता है? एप्पल शेप, ठीक है, एप्पल शेप थायराइड कार्टिलेज रहता है। और थायराइड कार्टिलेज के बाहर क्या होगा? दैट इज हायोइड बोन। दिस इज द प्रेफरेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो अब सिंपल सी कहानी देख लो, होता क्या है। लैरिंग्स नाम का वॉइस बॉक्स, उसके अंदर नीचे वाले 2 वोकल कॉर्ड 4 रहते हैं ना, नीचे वाले 2 फंक्शनल रहते हैं, ऊपर के 2 बिना काम के रहते हैं। तो नीचे वाले 2 वोकल कॉर्ड्स है वो थिक होते चले जाते हैं। तो होगा ये कि ये जो लैरिंग्स का डब्बा है यहाँ पर वॉइस बॉक्स, जिसके बाहर एक कार्टिलेज उसको सपोर्ट कर रहा है, थायराइड कार्टिलेज, और उसके बाहर आ जाती है बोन, बोनी स्ट्रक्चर जो सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे लैरिंग्स की वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड जाड़ी होते जा रही है, ठीक होते जा रही है, तो किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी बाहर तरफ? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज किसकी तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा बाहर तरफ? हायोइड बोन।
इसलिए आपको यहाँ पर हाथ लगा के देखो तो ये आपको कार्टिलेज जैसा महसूस नहीं होगा। ईयर को हाथ लगाओ और ये आपके ये वाले पार्ट को हाथ लगाओ, ठीक है, एडम सेपल को, तो बेसिकली कौन सा आपको पार्ट हार्ड लग रहा है? ये ज्यादा हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बोनी है, इस बोनी पार्ट के अंदर कार्टिलेज है, मतलब पीछे तरफ, टू द पोस्टेरियर साइड। तो एंटीरियर तरफ देखो हायर्ड बोन, उसके पीछे देखो थायराइड कार्टिलेज। द थायराइड कार्टिलेज is pressed outward. Why, sir? Because the larynx are having vocal cord. Due to the hormone testosterone in male, the vocal cords are made thicker and longer. जाड़े और लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड फूलने लग जाता है, स्वेल होने लग जाता है, और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है बाहर तरफ कि चलो थायराइड कार्टिलेज निकलो बाहर, मुझे जगह दो, मैं फूल रहा हूँ, ठीक है। तो larynx exerts the pressure on the thyroid cartilage outward. थायराइड कार्टिलेज बोलता है मैं कहाँ जाऊं, मैं तो दोनों के बीच में पिसके नहीं रह सकता ना, बोन के और तेरे लैरिंग्स के बीच में। देन थायराइड कार्टिलेज एक्सर्ट्स द प्रेशर ओवर हायर्ड बोन। तो इन ऑल पूरा ही स्ट्रक्चर बाहर आके दिखता है, लेकिन एडम्स एप्पल ये नाम थायराइड कार्टिलेज के स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। आई होप यू आर ऑल क्लियर क्या मैकेनिज्म होता है। अब किसी किसी फीमेल में भी एडम्स एप्पल निकल कर दिखता है। सो क्वेश्चन टू दैट आंसर इज, किसी किसी फीमेल में भी आपको ये बहुत ज्यादा एडम्स एप्पल निकल के दिखेगा। सो एडम्स एप्पल इज व्हाट? इट इज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द हायर्ड बोन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थायराइड कार्टिलेज एंड द एक्सपांडिंग लैरिंक्स। दिस इज माय आंसर। एडम्स एप्पल इज व्हाट? इट इज द आउटवर्ड आउटग्रोथ, ठीक है, आउटवर्ड आउटग्रोथ ऑफ हायर्ड बोन due to the pressure exerted by the thyroid gland, thyroid cartilage, and the expanding nature of the vocal cords present inside the larynx. So in all, larynx get expanded, larynx exerts pressure on the thyroid gland say to the hyoid bone, please move outward, I need a space. क्योंकि larynx को जगह बनाने के लिए thyroid cartilage बाहर खींचता है। तो larynx के साथ thyroid cartilage जैसा joint है, जैसे जैसे ये एक्सपांड होगा ना, ये ऐसा है लैरिंक्स, और ये बाहर से कार्टिलेज होगा ऐसा एप्पल शेप। तो ये इसके अंदर क्या है? वोकल कॉर्ड है। तो जैसे जैसे लैरिंक्स ऐसे ऐसे फूलेगा, वोकल कॉर्ड थिकर हो रहे हैं, तो थायराइड कार्टिलेज बाहर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो बाहर प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण हायर्ड बोन भी बाहर निकलेगा। तो इस वजह से ये इस तरीके से आउटग्रोथ आपको दिखता है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज कि फीमेल में भी कभी कभी एडम्स एप्पल दिखता है। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, मेल में भी एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है। सर फीमेल में टेस्टिस नहीं रहती, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे आया? सर मेल में ओवरी नहीं रहती, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से आया? आई होप सबके माइंड में डाउट आया होगा। तो एक टॉपिक समझाता हूँ, देखो सिंपल है, मतलब कोई ना कोई तो सीक्रेट करता है तभी आया। बट एक चीज क्लियर है, ओवरी मेल में नहीं रहती है, तब भी मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे इधर रहता है इन सम अमाउंट। प्रपोर्शन देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा रहता है, एस्ट्रोजन बहुत कम हमारे बॉडी में। ऐसे ही फीमेल में देखा जाए तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बहुत कम। सो द टेस्टोस्टेरोन दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फीमेल and the estrogen that should not be present in the male is not secreted by the testis. ये मत सोचो कि टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया तो टेस्टिस ही कभी कभी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर देता होगा। ओवरी ने एस्ट्रोजन सीक्रेट किया फीमेल में तो ओवरी भी कभी कभी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर देती होगी। इट इज द ग्लैंड प्रेजेंट ओवर यूर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, वो ग्लैंड सीक्रेट करता है मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट दोनों में भी हार्मोन रहेगा। तो कभी कभी ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट हुआ ये जो ग्लैंड है, ये फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हद से ज्यादा सीक्रेट कर देता है। तो हद से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने की वजह से अगेन फीमेल की वॉइस क्या हो जाएगी? हो सकता है ना कि कभी कभी फीमेल मेल जैसी आवाज बोलते हैं ना, इसकी तो मर्दानी आवाज है। लड़कियों को अगर किसी ने सुना होगा तो बोला जाता है कि इसकी तो मर्द जैसी आवाज निकलती है। तो मर्द जैसी आवाज निकलती है इन द सेंस वो फीमेल की गलती नहीं है, ना कि उसकी ओवरी की गलती है कि ओवरी ने टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया होगा। ये गलतफहमी मत पालो।
उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ होगा, तभी उसकी आवाज लो पिच हो गई होगी, वो बात मान्यपूर्ण है। लेकिन ये कारण नहीं है कि ओवरी ने टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया होगा। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट, हर फीमेल में करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट, पर किसी फीमेल में एक्सेप्शन के थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर बहुत इंक्रीज हो गया, इन दैट केस द इफेक्ट विल बी फाउंड, इफेक्ट कंपलसरी दिखेंगे। तो बहुत सारे फीमेल्स में यहाँ पर लिप्स के ऊपर मुस्टैच, ये बियर्ड भी दिखती है, बेसिकली मुस्टैच भी दिखती है, और कहीं कहीं पर फीमेल्स को बियर्ड भी निकलती है। तो डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच and development of beard over the chins is the property should be played by the male, because male is having the hormone testosterone. Estrogen is not having the property of making the mustache and beard over the cheeks, correct है? But फिर भी किसी मेल में मुस्टैच का डेवलपमेंट और बियर्ड का डेवलपमेंट दिखता है। तो इनडायरेक्टली आई मीन टू से some of the male characters are also observable in female, ठीक है? तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज हार्मोन दोनों में भी एक दूसरे के प्रेजेंट रहते हैं, राइट? तो डेवलपमेंट, ये जो हेयर का डेवलपमेंट होता है या किसका मुस्टैच या बियर्ड का डेवलपमेंट होता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से चेंजेस दिखते हैं। तो इफ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द रीजन दैट द Adam's apple, if in some cases the Adam's apple is seen in female, then what is the reason? You should be answerable. If the Adam's apple is found in, I repeat, apple क्यों? क्योंकि थायराइड कार्टिलेज जो लैरेंस के ऊपर रहता है वो एप्पल जैसा दिखता है, ठीक है, राइट? और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर लैरेंस का बॉक्स होगा और इसके बाहर हाइड बोन होगी, ठीक है? अगले क्लास में दिखाता हूँ हाइड बोन अगर होगी तो मेरे पास। तो व्हाट इज द रीजन कि why females have Adam's apple? So due to the gland called as adrenal gland, किडनी के ऊपर adrenal gland, ऐसे तो पूछेगा नहीं ये चैप्टर में, but you should remember there is a gland over the kidney, that gland secretes testosterone in females and estrogen in males. Due to the presence of testosterone in the females, if the level of the testosterone hormone exceeds over the limit, if the level of testosterone hormone in the female exceeds over the limit, then some of the secondary sexual character, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो मेल्स में ही दिखते हैं, ठीक है, वो भी कैरेक्टर फीमेल में ऑब्जर्वेबल हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने अपना झंडा गाड़ दिया है ना उसके ब्लड में। तो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया है, तो वो अगर दौड़ लगा रहा है तो डेफिनेटली वो तो कुछ ना कुछ अपने इफेक्ट दिखाएगा, तो एडम्स एप्पल फीमेल में भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपका टॉपिक क्लियर है? हाँ सर। चलो ओके, तो बड़ी दुख की बात है क्या सर कि लड़कों को असेंबली में कभी मौका नहीं मिला, तो कंप्लेंट करना जाकर, ठीक है, मैडम को स्कूल में जाके बताना, देखो मैडम आपने इतनी नाइंसाफी की हमारे साथ बचपन में, बट हम पढ़ चुके हैं कि उसका रीजन क्या है। जो 10th में ही पढ़ चुका होगा इसका रीजन, वो बहुत अच्छी बात है। अभी अब जाके समझा कि गलती हमारी थी, द बॉयज विच आर ऑन माय साइड है, जितने भी लड़के जो मेरे साइड है कि हमको कभी मौका देने नहीं मिला, तो उनके लिए कि आप सभी जो मेरे साथ है, गलती आपकी और हमारी नहीं है कि हम हमारी आवाज नहीं है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज ट्रैकिया, ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं ट्रैकिया। तो पहला नोज डिस्कस कर लिए थे, फिर फैरिंक्स, फिर लैरिंक्स, नाउ फोर्थ टॉपिक, फोर्थ पॉइंट, ट्रैकिया, ठीक है। चलो, तो ट्रैकिया क्या है आपको पता है, ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। इट इज अप्रॉक्स, मैं लिखवाऊंगा डोंट वरी, इट इज अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है, ठीक है, एयर पाइप का, और 2.75 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ाई इसकी 2.5 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर की स्केल लगभग बचपन में जब हम काउंट करते थे, बार बार टीचर बोलती थी लाइन, तो 15 सेंटीमीटर की स्केल लगभग यहाँ तक आती है। तो 12 सेंटीमीटर लगभग यहाँ तक पकड़ लो, कुछ आई होप यहीं तक आती है इतनी, 15 सेंटीमीटर, तो कुछ इतना या इतना आपका ट्रैकिया होगा 12 सेंटीमीटर। तो ट्रैकिया एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जिसकी 2.5 सेंटीमीटर विड्थ है या ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, राइट। और इसमें क्या रहते हैं,
दे हैव, अब ट्रैकिया में अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द लोकेशन, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट। अगर मैं 3 सेक्शंस ड्रॉ करूं ट्रैकिया के, तो ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा साइड व्यू है, और ये मेरा बैक व्यू है। एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना, ये मेरा फ्रंट, सामने से ट्रैकिया को देख रहा हूं, ये मेरा साइड व्यू है, और ये मेरा बैक व्यू है। So on the topmost part, what is present? Sir, on the topmost part, glottis is present. Okay. उसके ऊपर flap like cover, वो भी cartilage का बना है, उसका नाम क्या है? Sir, that is called as epiglottis. Above the trachea, a flap like cover is present, leaf like structure is present, which prevent the entry of the food in the trachea, is called as epiglottis. Okay, sir. इस तरफ सबसे ऊपर क्या रहेगा? Larynx, voice box. उसके नीचे butterfly shaped gland रहेगा, called as thyroid gland. ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब थायराइड ग्लैंड की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि आपके घर में अगर नीचे टंकी है और आपको ऊपर तक पानी अगर पहुंचाना है, ठीक है, ऊपर तक आपको अगर पहुंचाना है सपोज करो, तो ये जो आपकी टैंक है, अगर आपको यहाँ से वाटर ऊपर तक पहुंचाना है, तो इस ट्यूब में, इस जो ट्यूब है पानी का, उसमें प्रेशर बिल्डअप करके रहेगा। जब भी पानी नहीं रहेगा, जब भी पानी रहेगा, इसमें प्रेशर रहेगा, वो नीचे तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे तरफ एक्ट करेगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया था, मैंने बताया था, क्लिप्स लगाए थे इसके ऊपर। ठीक उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या रहते हैं? कार्टिलेज रहते हैं। ठीक है, अच्छे से देखना, ये कार्टिलेज रहते हैं। चलो, अब अगर ये मेरा ट्रैकिया है, ठीक है, ये मेरा ट्रैकिया इस तरीके से, और इसके ऊपर मुझे कार्टिलेज लगाना है ताकि मैं इसको प्रोटेक्ट करके रख सकूं। क्यों सर? क्योंकि ये वाले हिस्से में पीछे तरफ रहता है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होती है पीछे तरफ, जिसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कितने टाइप्स ऑफ बोन क्या रहती है। बट जनरल में सामने तरफ यहाँ से हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हाथ लगा के देखो आप, इस तरफ हाइड बोन के नीचे और ऊपर, तो आपको कुछ बोनी स्ट्रक्चर महसूस नहीं होगा। यहाँ से आपकी कॉलर बोन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपकी बोन है ना, ये वाली जहाँ कॉलर रटकते हैं, उसको कॉलर बोन कहते हैं। यहाँ से आपकी कॉलर बोन स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ हाथ लगाकर देखो, आपको कुछ बोनी स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा। गेटिंग? पीछे लगाओ तो बोनी स्ट्रक्चर है। तो आपने अगर स्केलेटन देखा होगा तो ह्यूमन का स्कल रहता है और पीछे से बोनी स्ट्रक्चर चालू हो जाता है, सामने तरफ कुछ नहीं रहता है। सो ट्रैकिया इज ए नॉन बोनी स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड लाइक टू वेरी क्लियर, ये एक नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी पार्ट तो है ही नहीं। अगर बोन होती तो हम कभी भी रामदेव बाबा का एक भी आसन कर नहीं पाते। जैसे कि अब मुझे आसन वगैरह तो नहीं पता, बट एक है वो जोर से सांस लेने वाला और जोर से सांस छोड़ने वाला, एक ऐसा वाला है, राइट? उसमें होता क्या है, ट्रैकिया एक ट्यूब, अब जोर से अगर जब भी आप ब्रीथ करने की कोशिश करोगे, ये क्या होगा? एक्सपांड होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ एयर दैट यू शुड इनहेल पर सेकेंड, इट इज इंक्रीजिंग। सेकंड के हिसाब से ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग, फास्ट ब्रीथिंग, एकदम फास्ट ब्रीथिंग। ठीक है, लिमिट क्रॉस एक्सरसाइज के टाइम पर बहुत सारे अलग अलग ब्रीथिंग के टाइप्स होते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में जितनी आपकी माउथ से, नोज से एयर एंटर होना चाहिए, उतनी से ज्यादा आप इनहेल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कोई ना कोई तो आसन कर रहे हो। तो व्हेनेवर यू विल ट्राई टू एक्सपांड योर लंग्स, जब भी आप अपनी लंग्स को एक्सपांड करोगे, तो जितनी एयर जाना चाहिए उससे ज्यादा एयर एंटर करेगी। और अगर ट्रैकिया बोनी स्ट्रक्चर होता तो ये एक्सपांड, ये फूल नहीं पाता। तो पहली बात, ट्रैकिया इज ए नॉन बोनी स्ट्रक्चर। बट सर, अगर इसमें कार्टिलेज ना लगाया जाए तो ये कभी भी गिर सकता है। देयर इज ए वर्ड जनरली यूज्ड इन द एमसीक्यू कॉल्ड एज कोलैप्सिबल। ठीक है, देखना जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल का मतलब गिर जाना। अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं है तो आप कोलैप्स हो गए। ठीक है, मानकर चलो एक बुढ़िया औरत है जो एस्केलेटर से जा रही है। ठीक है, एस्केलेटर से जा रही है। एस्केलेटर तो सीढ़ियां नहीं जो इलेक्ट्रिक से चलते रहती है ऐसे दर 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 दर, तो उस पर बूढ़ी औरत पैर रखने को बहुत हिचकिचाती है। तो इफ सपोर्ट इज गिवन बाय ए यंगर पर्सन, ठीक है, एक यंग बॉय के थ्रू उस लेडी को, अगर उस बुढ़िया को अगर सपोर्ट दिया गया तो वो पैर रखने की हिम्मत करेगी। ठीक है,
जिस वक्त उस लड़के का हाथ उससे हट गया, वो ओल्ड ओल्ड वुमेन से, उस वक्त वो धड़ाधड़ आपको नीचे मिलेगी। शी विल गेट कोलैप्स, वो गिर जाएगी, क्योंकि संभलने के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर था, एक सपोर्ट था, तो लड़का उसको संभाल सकता था। बट जिस वक्त उसने लड़के ने हाथ छोड़ा कि नहीं मैं नहीं संभालूंगा, मुझे कॉल आ रहा है, उसने एस्केलेटर से, वो सीढ़ियों से चलते हुए छोड़ दिया, तो सीढ़ी आगे बढ़ रही, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो कोलैप्स हो गई। इसी तरीके से ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए बोन ने तो हाथ खड़े कर दिया है। क्यों? क्योंकि नेचर ने ट्रैकिया में बोन लगाई नहीं है। क्यों सर? आप रनिंग कर रहे हो, आपको ऑक्सीजन की बॉडी में रिक्वायरमेंट है, ब्रीथिंग आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, और रास्ता एक ही है एयर को अंदर लेके जाने का, और ये एक्सपांड होना नहीं चाहता क्योंकि आपने इसको बोनी बना दिया है। इसको फूलने के लिए बोनी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। सबसे हार्ड सब्सटेंस आपकी बॉडी का बोन है। तो बोन को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एक्सपांड, अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर मसल्स काम आ रही है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आपने बोला ना बाइसेप्स बन रही है मेरी, ट्राइसेप्स बन रही है, तो देयर आर सम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स जो आपके बोन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्पफुल होती है। बोन कभी भी ऐसा नहीं कि ये बोन है, ये मुड़ गई और फिर खड़ी हो गई, टूट गई आज फिर खड़ी हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। बोन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ट्रैकिया को बोन नहीं दी गई, ट्रैकिया को दिया गया है कार्टिलेज। ठीक है, राइट। अब कार्टिलेज भी तो कार्टिलेज है, ठीक है, पढ़ते हैं उसको। अब कार्टिलेज को आप पूरा ऐसे लगाकर देखो, ठीक है, पूरा ऐसे लगा दिया मैंने, सामने से लेकर पीछे तरफ पूरा ट्रैकिया में कार्टिलेज लगाकर रखे हैं, रिंग लगाकर रखे हैं, गोल गोल, ठीक है, गोल गोल रिंग लगा के रखे हैं ऐसे पूरे, राइट। नाउ whenever suppose that this is my trachea and nature has fixed a oval shape, गोल सी कार्टिलेज की रिंग यहाँ पर नेचर ने लगा दी है। चलो ये देखो, सब में गोल गोल कार्टिलेज की रिंग लगा दी है, ताकि जब भी एयर का प्रेशर आए ये ट्रैकिया मेरे गिर ना जाए ऐसे, समझ रहे हो? जैसे पाइप रहता है, पाइप में अगर आप उसको चिपका कर रखे हो दीवार से तो रहेगा अच्छे से। जिस वक्त कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिला, वो क्या करेगा, वो ऐसे गिर जाएगा नीचे। इसी तरीके से ट्रैकिया को एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर देने के लिए रिंग लगाई गई है। ठीक है सर, यहाँ पर एक डाउट आ रहा है, कौन सा? कभी मैं छोटा गस्सा बचपन में खाता था और आज जब बड़ा बड़ा वड़ा पाव खाता हूँ तो मेरे माउथ से अच्छे से चला जाता है। सर फैरिंग्स या लैरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ फैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, ये जो पार्ट है लैरिंग्स के ऊपर वाला फैरिंग्स, सर ये दो ट्यूब में डिवाइड होता है, एक सामने तरफ और एक पीछे तरफ। सर दोनों में कार्टिलेज रिंग होगी क्या? कार्टिलेज, बोन का छोटा भाई कार्टिलेज है, मतलब बोन सबसे हार्ड, कार्टिलेज उससे छोटा है। पढ़ेंगे, ये जो बोल रहा हूँ ये श्योर है, बोन का छोटा है, वो छोटा सा भाई है, तो बोन सबसे हार्ड है, कार्टिलेज उससे थोड़ा कम हार्ड है। तो दो ट्यूब डिवाइड हो रहे हैं, एक सामने वाला ट्रैकिया, एक पीछे वाला इसोफेगस। तो सर दोनों में रिंग होगी क्या कार्टिलेज की? खुद लॉजिक लगा लो। देयर इज ए मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी कोई बात नहीं। फूड एंटर होता है आपके माउथ से, यूला ऊपर जाता है, फैरिंग से नीचे आता है, एपिग्लॉटिस बोलता है नहीं इधर दखल अंदाजी नहीं देना है, पीछे वाले ट्यूब में जाओ। तो फूड कहाँ चला जाता है? इसोफेगस में। इफ द फूड पार्टिकल इज लार्जर देन द इसोफेगस विल एक्सपांड, फूड नीचे जाएगा, ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे स्नेक नहीं, स्नेक कोई अगर रैट या कुछ खाता है तो जहां जहां से रैट जा रहा है उसके पूरे एलिमेंट्री कैनाल से वो पार्ट एक्सपांड होगा, और फिर रैट जब आगे आगे जाएगा वो छोटा होगा। मतलब इसोफेगस का नेचर एक्सपांडेबल है, कॉन्ट्रैक्टेबल है। इसमें नेचर ने कोई भी रिंग्स दी ही नहीं है। नो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओवर इसोफेगस। उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इसोफेगस में कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं रहती है, क्योंकि आप कभी छोटा पार्टिकल खा रहे हो फूड का, आप कभी बड़ा पार्टिकल खा रहे हो फूड का, द इसोफेगस शुड बी सपोर्टेबल टू यू। Whichever type of food you are eating, that type of food will be get engulfed by the esophagus। वो प्रॉपरली उस चीज को अंदर लेकर डाइजेशन प्रोसीजर स्टमक में स्टार्ट करवाएगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो इसोफेगस का नेचर ऐसा है कि उसके ऊपर नेचर ने ना ए शेप ना बी शेप, कोई भी शेप का कार्टिलेज लगाया ही नहीं है इसके ऊपर इसोफेगस, तो ट्रैकिया के ऊपर लगाया, बिकॉज ट्रैकिया के ऊपर दो बलून लाइक ऑर्गन कॉल्ड एज लंग्स, वो उनके भरोसे हैं। दोनों के जगह पर एयर, दोनों के जगह पर एयर को फुलफिल करना है, एयर की रिक्वायरमेंट फिलअप करना है, इसलिए उसको बार बार लाइफ टाइम एयर का पास। आप सिंपल एक लॉजिक लगाओ ना,
खाना ज्यादा टाइम चलता है कि एयर का पाथवे ज्यादा टाइम चलता है? एयर का पाथवे 24/7 चलता है, मरने तक चलता है। ईसोफेगस का वर्क तो फॉर सम पीरियड, फॉर सम ड्यूरेशन इन द 24 आवर साइकिल पर डे, सम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड, और ईसोफेगस इज फंक्शनल। ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन रहना चाहिए? ट्रैकिया। क्यों? क्योंकि उसको जिंदगी भर सांस लेकर सांस एक्सेल करना है, इनहेलेशन एक्सेलेशन प्रोसीजर करना है। तो विच शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर? ट्रैकिया। किसको कार्टिलेज की जरूरत है? ट्रैकिया। ईसोफेगस निभा लेगा, चला लेगा काम, ठीक है। तो ट्रैकिया के पास कार्टिलेज होती है, ईसोफेगस के पास नहीं होती है। आई एम गिविंग ए शॉर्ट एडवाइस टू यू, इट इज डिफिकल्ट फॉर इन द ऑनलाइन मीडियम टू रीच राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। वॉट एवर आई स्पीक, ट्राई टू कॉपी इट डाउन, ताकि जब भी टेस्ट हो या जब भी रिकॉल करें। वैसे मैंने नोट्स मेरे भेज दिए हैं, आप उसमें से चीज पढ़ सकते हो, बट नोट्स में अगर जितना आता है उतना ही लिखा है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं लिखी है। तो वो आपको रनिंग नोट्स में लिखना जरूरी है, ये चीज याद रखना। जो चीज क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है, जैसे ईसोफेगस डू नॉट हैव कार्टिलेज, थायराइड हैव कार्टिलेज, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप चाहे तो आप हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन, ओके लाइट चली गई है, आप चाहे तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके अपने किताब में उसको लिख सकते हो। जिस टाइप से आपको याद रहता है ना, उस टाइप से आप लिखिए, ठीक है। चलो, सो अच्छा लाइट गई नहीं है, लाइट डिम हो गई है। दिख रहा हूँ क्या मैं, या बोर्ड दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा सर, बोर्ड क्लियर नहीं दिखा है। चलो ठीक है, एनीवेज देखो, सो रिमेंबर माय पॉइंट, रनिंग नोट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इन द क्लास मच मोर टॉपिक्स आर एक्सप्लेन्ड, बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो जब भी आपको एक्सप्लेन करना है, जो चीजें आपको जरूरी लग रही है वो फास्ट फास्ट आप अपनी किताब में लिखते जाना है। अब देखो, ट्रैकिया में कार्टिलेज रहता है क्योंकि ट्रैकिया को लाइफ टाइम फंक्शनल रहना है। पॉइंट इज क्लियर नाउ? इफ आई प्लेस ए कंप्लीट रिंग ओवर द कार्टिलेज, ओवर द ट्रैकिया, और आप जोर से सांस ले रहे हो, तो आपका ट्रैकिया उस सी शेप, उस ओवल शेप्ड कार्टिलेज में फंस कर रह जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको दिख तो नहीं रहा है। सपोज दैट ये ट्रैकिया है और इस पर मैं पूरा ओवल ऐसा कार्टिलेज लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे एक्सपांड करेगा, ये जो कार्टिलेज है सी शेप, ये इसको ये जो कार्टिलेज है पूरा ओवल गोल सा, इसको आगे एक्सपांड ही नहीं होने देगा क्योंकि उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है। सपोज दैट इफ आई से, मैंने एक बलून लिया है और बलून को मैंने लिमिट उसकी रख दी है। सपोज दैट बलून विल टेक अप 1000 ml, ठीक है, ml में ले रहा हूँ 1000 ml ऑफ एयर, ठीक है। अब प्रेशर में ले लूंगा, 1000 ml ऑफ एयर बलून के अंदर जा सकती है। अगर मैंने बलून को हर तरफ से प्रोटेक्टेड कर दिया पूरा उसको, और उसमें अगर 1000 ml ऑफ एयर जा सकती थी और उसको पूरे जगह से बांधने के कारण 800 ml ही एंटर कर पा रही है, मतलब स्टिल 200 ml ऑफ एयर कैन एंटर इनसाइड द बलून, बट ड्यू टू आई हैव प्रोटेक्टेड द बलून फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड, 200 ml ऑफ एयर विल एंटर लेस इन द बलून। सो क्या करें सर? अगर किसी चीज को आपको सपोर्ट भी करना है और उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी आपको लेना भी है, तो उतना ही संभालो जितना आपको जरूरत है। मानकर चलो, अगर आपको एस्केलेटर पे उतरती हुई ओल्ड पर्सन को, ओल्ड लेडी को, उस बुढ़िया को सपोर्ट करना ही है, तो जरूरी नहीं है उस बुढ़िया को आप गोद में ही लेकर चलो। ओके, अब तो कुछ नहीं दिख रहा होगा आई गेस। हाँ सर। ओके, वैसे भी टाइम हो चुका है, चलो हम कल देखते हैं, ठीक है। हाँ सर। अंधेरे में पढ़ने से अच्छा है कल देखते हैं, राइट? चलो बाय बाय। बाय सर।